हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो विज्ञान जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हीट टॉपिक। हीट हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मा। अब इसके बारे में हम सारी डिटेल में बात करेंगे। हमारी जो अभी तक लेक्चर हुआ उसमें हमने फिजिक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने उसके बारे में पढ़ा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हीट जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है। ये टॉपिक जो बहुत ही वेटेज का टॉपिक है, इसमें काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अब बिना समय गंवाए हम चलते हैं अपने इस नए टॉपिक पे, इसका नाम है हीट। उष्मा। उष्मा क्या है आखिर? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है, जो तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। अब मैं आपको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। तापांतर के कारण प्रवाहित होती है या फ्लो करती है, ठीक है, प्रवाहित होती है या फ्लो करती है, ठीक है। तो उष्मा क्या है? उष्मा एक लिख लीजिए आप लोग, उष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है। अच्छा, चूंकि एक ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक जूल। कैलोरी भी होता है इसका, इसका मात्रक जूल या कैलोरी होता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होता है, और कैलोरी भी एक मात्रक होता है। एसआई मात्रक इसका होता है जूल, और अन्य मात्रक कैलोरी भी इस्तेमाल होता है ऊर्जा उष्मा के लिए, ठीक है। अब देखिए उष्मा मैंने क्या जैसे बताया। अब ये मान ले अगर कोई आपके पास मेटल की चीज हो, कोई भी चीज हो, जैसे ये है मेटल का स्केल है, अभी इसको धूप में रख दो और फिर इसको लेके आओ, जब ये गर्म हो जाए तो जब इसको हम पकड़ते हैं तो क्या होता है? जैसे हम इसको पकड़ते हैं, अब चूंकि हम धूप में नहीं है, हम अगर मान लो कमरे के तापमान पे तो हमारा तापमान कम होगा, जो कि चीज धूप में होगी। अब जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे तो अब क्या है, इसके टेम्परेचर में और मेरे टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो मैंने क्या बताया? तापांतर के कारण टेम्परेचर डिफरेंस, मेरे और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके कारण क्या होगा? ऊर्जा का प्रवाह होगा। ऊर्जा, अच्छा, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कहां से कहां होता है? इसकी प्रकृति होती है ऊर्जा का प्रवाह अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अधिक ताप टेम्परेचर से, अधिक टेम्परेचर से निम्न ताप की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति होती है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ठीक है। तो अब जब स्केल है, स्केल धूप में से आई है तो ये ज्यादा गर्म होगी। मेरा हाथ अभी हम रूम में है तो नॉर्मल होगा, कमरे के तापमान पे होगा। तो जैसे इसको हम पकड़ेंगे तो ऊर्जा कहां से कहां फ्लो करेगी? इस जो स्केल है मेटल का, उससे हमारे हाथ में, हमारे शरीर में। तो ये जो ऊर्जा ट्रांसफर होगी वो क्या है? उष्मा है। यही ऊर्जा उष्मा कहलाती है। जो ऊर्जा ये फ्लो हुई यही ऊर्जा उष्मा कहलाती है। और ऊर्जा, अब चूंकि ये यहां से एनर्जी मेरे हाथों में आ रही है तो ये मुझे वस्तु कैसी लगेगी? गर्म। जब किसी वस्तु से हमें एनर्जी मिलती है तो वस्तु गर्म लगती है, और जब हमारी एनर्जी उस वस्तु में ट्रांसफर होती है तो वो क्या लगती है? ठंडी, ठीक। जैसे अभी इसको फ्रीजर में डाल दो और जब निकालोगे तो इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। हम हैं कमरे के तापमान पे, अब इसको जैसे ही पकड़ेंगे
तो क्या होगा, जैसे हम इसको पकड़ेंगे हमें कैसा लगेगा, हमारे क्या होगा, अब मेरे कमरे हमारा तापमान ज्यादा, अब ये फ्रिज में से आई तो इसका तापमान कम। अब जैसे इसको हम पकड़ेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ऊर्जा का प्रवाह होगा, कहां से कहां, मेरे शरीर से छड़ की तरफ। अब प्रवाहित होगी ऊर्जा, तो जब ऊर्जा मेरे अंदर से निकलेगी तो मुझे वो सामान ठंडा लगेगा, वो वस्तु ठंडी लगेगी। और जब वस्तु में जिस वस्तु से मेरे शरीर में कोई ऊर्जा आती है तो वो क्या लगता है, गर्म। तो यही ठंडा और गर्म की प्रकृति ऐसे निर्धारित होती है। प्रवाह ऊर्जा का निम्न उच्च ताप से अधिक ताप के लिए या उच्च ताप, शुद्ध रूप से बोला जाता है उच्च ताप। हाई टेम्परेचर से, देखिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, निम्न ताप मतलब लो टेम्परेचर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर वो उष्मा की अवस्था को दिखाता है कि किधर से किधर ऊर्जा का प्रवाह होगा, ये उष्मा की अवस्था को दिखाता है। जैसे जिसमें उष्मा ज्यादा है उसका तापमान ज्यादा होगा, जिसमें उष्मा कम है उसका तापमान कम होगा। तो ये क्या हो गया, उष्मा। तो उष्मा क्या है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है। ठीक है, जैसे कोई ठंडी वस्तु हम बर्फ पकड़ते हैं अपने हाथों में तो बर्फ का तापमान क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे शरीर का तापमान, हम चूंकि कमरे में है, कमरे का तापमान होता है 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही हम बर्फ पकड़ते हैं उसका तापमान क्या हो गया, 0 है, मेरा तापमान 35-36, तो मेरा ज्यादा। और मैंने क्या लिखा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाती है, उष्मा। तो जैसे हम बर्फ पकड़ते हैं हमारे शरीर से उष्मा बर्फ में जाती है और ये जो ऊर्जा जा रही है यही कहलाती है उष्मा। और जब हमारे शरीर से ऊर्जा किसी चीज में जाएगी तो वो चीज में लगेगी ठंडी, और जब किसी चीज से ऊर्जा हमारे अंदर आती है उष्मा की तो वो हमें लगती है गर्म। जैसे हम गर्म छड़ पकड़ते हैं तो कैसा लगता है, हमें गर्म लगता है। क्यों, क्योंकि उसका तापमान ज्यादा और हमारा तापमान कम, और ऊर्जा का प्रवाह मैंने क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। इसलिए जब हम गर्म चीज को पकड़ते हैं तो उस गर्म चीज में से ऊर्जा हमारे हाथों में आती है और फिर वो चीज हमें गर्म लगती है। तो इसका रीजन ये होता है। तो ये ऊर्जा, उष्मा क्या है, वह ऊर्जा जो दो वस्तुओं के बीच टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका मात्रक जूल होता है या कैलोरी होता है, ऐसा ही मात्रक इसका जूल होता है। अब इसको नापते कैसे हैं भाई, इसका अब उष्मा है और ताप है तो टेम्परेचर को नापा कैसे जाता है। टेम्परेचर, देखिए ताप, ये उष्मा की, ये क्या है, उष्मा की अवस्था है। ये उष्मा की अवस्था है जो उष्मा के प्रवाह को दिखाती है। यह उष्मीय अवस्था है, लिख लीजिएगा। ताप एक उष्मीय अवस्था है जो उष्मा या ऊर्जा ऊर्जा के प्रवाह को दिखाती है कि अधिक ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टेम्परेचर को नापने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो टेम्परेचर को नापने का, जब मैंने पहला फिजिक्स का यूनिट पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, इंग्लिश में, हिंदी में ताप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेचर। इसको एसआई मात्रक इसका क्या होता है, केल्विन। लेकिन और भी मात्रक होते हैं, मैंने उसी दिन बताया था। तो आज अब दिन आ गया है और मात्रकों को जानने का, क्योंकि सीधा यहां से क्वेश्चन आता है। और क्या आता है क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। इसके देखिए पैमाने कौन कौन से होते हैं। तो एक होता, अब इसको मैं मिटा दूं, इसको आप लिख लीजिए फिर इसको मिटाता हूं। ताप उष्मीय अवस्था है जो उष्मा ऊर्जा के प्रवाह को दिखाती है, जो ऊर्जा का फ्लो किधर होगा एनर्जी का, उसको दिखाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या होते हैं, मापने के कई तरीके होते हैं। कौन कौन से, देखो एक होता है सेल्सियस पैमाना। क्या होता है, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना कौन सा है, वही जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें हम नापते हैं उसे बोलते हैं सेल्सियस पैमाना। ठीक, और एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना।
अभी इसके बारे में बताता हूं आपको, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट पैमाना, एक होता है केल्विन पैमाना। केल्विन एसआई मात्रक होता है, मैंने आपको बताया ही था। तीनों आप नोट करिए, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, और फिर इन तीनों का संबंध आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना एंड फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, इन चीजों पे नापा जाता है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने को हम किस में लिखते हैं? सेल्सियस पैमाने को हम लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कभी भी लिखा जाएगा तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा जाएगा, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा जाता है। और जो पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है, तो पानी का जो क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल बॉयल करने लगता है, तो ये तापमान फिक्स है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल बर्फ में कब बदलता है, तो इसका गलनांक क्या होगा? वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हो गया आपका सेल्सियस पैमाना। एक होता है अपना फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना में एक होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। एक होता है केल्विन पैमाना। देखिए केल्विन पैमाने में क्या होता है? केल्विन पैमाने में जो न्यूनतम केल्विन पैमाना होता है 0 केल्विन होता है, ठीक है। इससे नीचे तापमान नहीं जा सकता है। 0 केल्विन तापमान से नीचे कोई ताप नहीं होता है। अच्छा, 0 केल्विन पैमाना होता है इसका। अब देखिए सेल्सियस का फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट का केल्विन से, इनका आपस में एक रिलेशन भी है, ठीक है। इस रिलेशन को आप एक फॉर्मूले से समझाते हैं कैसे होता है इनका रिलेशन। पहले हम देखते हैं केल्विन का सेल्सियस से क्या संबंध है। तो केल्विन का सेल्सियस से संबंध होता है इस फार्मूले के द्वारा, K = C + 273, ठीक है। K = इसको याद रखिएगा, कई बार आपको यूज आएगा इसका फिजिक्स क्वेश्चन में। K = C + 273, ठीक है। अब देखिए अगर C की वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगी ना, तो K की वैल्यू 0 होगी। अब कोई तापमान -273 से नीचे जाएगा नहीं, तो K इसलिए मैक्सिमम ये रहता है। और अगर मैं कहूं कि पानी का जो गलनांक है, जल का गलनांक, बर्फ का गलनांक कितने पे होता है? वो होता है कितने पे? 0 पे। तो वो केल्विन में कितना होगा? 273 डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इनको चेंज करने का। अच्छा, फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला होता है? फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा ताप होता है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होता है। तो आप सोचिए अगर इन दोनों को बराबर कर दिया जाए तो वो कौन सा ताप होगा? तो वो ताप होता है आपका, अगर यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर दिया जाए कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होगा, तो आप समझिए कि यहाँ अगर फ़ारेनहाइट पे -40 रख दिया जाए, यहाँ पे अगर -40 रख दिया जाए, -40, F = -40 हो जाए, तो C की वैल्यू कितनी होगी? C/5 -40 -32/9, तो -72/9 तो कितना हो जाएगा? -8। C = -40। तो जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है उस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना समान होता है, ठीक है।
तो ये तीनों पैमाने आप याद रखिएगा। सेल्सियस पैमाना, इसका फार्मूला याद रखिएगा, इसका ये होता है, इसका ये होता है, और सेल्सियस का तो आप जानते ही हैं, सेल्सियस सेल्सियस में ही है। अब देखो ताप का जो है ना, ताप का जो हीट के फ्लो होता है वो किन किन तीन माध्यमों से होता है। मैं आपको वो बताता हूं कि किन किन माध्यमों से होता है हीट का फ्लो। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, और जो मानव शरीर का ताप होता है कमरे का ताप पे, वो कितना होता है? कमरे के ताप पे मानव शरीर का ताप होता है 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड, करीब करीब लगभग 36.8 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है? ये दोनों है मानव शरीर के ताप, कमरे के तापमान पर। मानव शरीर का टेम्परेचर जो है, ताप कह लीजिए, टेम्परेचर कह लीजिए, ये कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसको अगर सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड करीब करीब होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना देख लिए। अब हम बात करते हैं कि हीट का फ्लो कैसे होता है, उष्मा कैसे फ्लो करती है। देखिए होता क्या है, हीट का फ्लो जो होता है ना, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक, हीट का फ्लो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे अगर सॉलिड हो, अगर सॉलिड हो अर्थात ठोस, तो ठोस में जो हीट का फ्लो होता है वो कैसे होता है? वो कंडक्शन के द्वारा होता है। कंडक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए छड़ है, ठीक है, ये छड़ है। अब छड़ में अगर आप यहां गर्म करेंगे ना, तो क्या होता है? सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल सटे हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं। तो अब क्या करेगा? जैसे आप यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल गर्म होगा, फिर ये अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा। देखिए इसमें क्या होता है, सॉलिड में जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो अणु सरकते नहीं है, क्योंकि अणु तो फिक्स रहते हैं। अणु अपने पड़ोसी को देगा, फिर ये अपने पड़ोसी को देगा, फिर अपने पड़ोसी को देगा, फिर अपने पड़ोसी को देगा, ऐसे ऐसे करते करते प्रवाहित होगा। इसलिए जब आप देखिए, आप चम्मच लेके कभी गैस पे ऐसा रखिए, तो पहले चम्मच का वो सिरा गर्म होगा जो लो के पास होगा, फिर धीरे धीरे आपके हाथों की तरफ गर्मी बढ़ेगी। तो फ्लो का तरीका होता है, इसे बोलते हैं कंडक्शन, संचालन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि माध्यम के कण एक जगह फिक्स होते हैं, एनर्जी को वो बस ट्रांसफर करते हैं। ठीक, तो ये एक हो गया आपका कंडक्शन। एक दूसरा होता है, ये एक हो गया सॉलिड में। अब लिक्विड में कैसे होता है? लिक्विड में जो ऊष्मा होती है, लिक्विड में अर्थात द्रव, द्रव में क्या होता है? कन्वेक्शन। क्या होता है? कन्वेक्शन, अर्थात हिंदी में बोलते हैं संवहन, और इसको हिंदी में बोलते हैं चालन। इसमें ऊष्मा खुद प्रवाहित होती है और कण वही रहते हैं। लिक्विड में ऊष्मा खुद प्रवाहित नहीं होती। लिक्विड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ये आपका बर्तन है, आपने पानी को कभी उबलते देखा है? थोड़ा माइनर ऑब्जर्वेशन करिए। अब ये पानी है, ठीक है, अब ये इसके मॉलिक्यूल हैं, ठीक। तो होता क्या है, अब यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ पे गैस जला दिया। अब यहाँ से, अब जैसे गैस जलेगा तो क्या करेगा, ये ऊष्मा आपके बर्तन को मिलेगी। अब ये आपका बर्तन क्या करेगा, आपका बर्तन जो पास वाले अणु हैं उनको ऊष्मा देगा, ऊष्मा देगा। अब ऊष्मा जब इनको मिलेगी तो क्या होगा, ऊष्मा मिलने पे क्या होता है, जो पानी का अणु है
वो टेम्परेचर पाके क्या करेगा, उसमें पानी के अणु में गर्मी आएगी। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, जल का घनत्व घटेगा, और जैसे ही घटेगा तो जो घनत्व जिसका कम होता है वो कहाँ जाता है, वो ऊपर की ओर जाएगा। और जो ऊपर की सतह पे जल है, मतलब ये ऊपर गया, मान लीजिए यहां तक पानी भरा है, ठीक है, तो अब ये ऊपर गया, और जो ऊपर के ठंडे जल है, क्योंकि उष्मा तुरंत तो वहां पहुंचेगी नहीं, तो जो ठंडे जल है वो आ जाएंगे नीचे की ओर। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ, द्रव के जो पार्टिकल हैं वो खुद ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होने की वजह से, और ऊपर वाले पार्टिकल चूंकि वो ठंडे हैं, तो ठंडे में क्या होगा, घनत्व, ठंडे जल का घनत्व ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा घनत्व होगा वो नीचे आएगा, तो ज्यादा घनत्व वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, एक प्रवाह बन जाता है, एक कन्वेक्शन बन जाता है, संवहन बन जाता है, और इसी प्रकार से धीरे धीरे गर्म होता पानी ऊपर, ठंडा पानी नीचे, गर्म होता पानी ऊपर, इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा पानी गर्म होगा। तो आपने देखा सॉलिड में कैसे गर्म होता है, लिक्विड में कैसे गर्म होता है। अब बात करते हैं, एक होता है विकिरण, ठीक है, विकिरण। तो विकिरण का कैसे होता है, ये दोनों आपने देख लिया। पहला हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया कन्वेक्शन, तीसरा होता है विकिरण अर्थात रेडिएशन के द्वारा। क्या है, रेडिएशन या विकिरण, क्या बोलते हैं उसको, विकिरण या रेडिएशन। क्या बोलते हैं, विकिरण या रेडिएशन। अब विकिरण में क्या हो रहा है, देखिए सूर्य को आपने देखा है, सूर्य क्या करता है, वहां से प्रकाश निकालता है, मतलब रेडिएशन एक प्रकार की है, और ये पृथ्वी है, अब बीच में निर्वात है, लेकिन फिर भी ऊष्मा आ रही है। बताइए यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो अगर बिना माध्यम के ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ना, वो किसके द्वारा होगा, विकिरण। तो विकिरण ऊष्मा का वह प्रवाह है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये हो गया विकिरण। यहाँ पे हमने तीनों चीज को समझा कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, ठीक। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे बर्फ, जल के बारे में एक थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यहाँ हमने समझा उष्मा कैसे, उष्मा क्या होती है, उसका प्रवाह कितने प्रकार का होता है, उसको मापा किस चीज में जाता है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जल के बारे में हम बात करेंगे कि जल का नेचर कैसा होता है। जल, देखिए जल का क्या है, अगर जल को हम, जल क्या है वैसे, मूलतः क्या है, देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर इसको ठंडा करो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाके इसको ठंडा करते जाओ तो ये बर्फ की तरफ बढ़ती है, और अगर इसको 100 डिग्री तक गर्म कर दो, जल 100 डिग्री तक गर्म कर दो और इस पे गर्म करते रहो, तो ये क्या बन जाता है, वाष्प की तरफ बदल जाता है, वेपर, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो जल है वो लिक्विड में तो है, लेकिन बर्फ में भी जा सकता है और वाष्प में भी बदल सकता है। अच्छा, ये जो परिवर्तन होता है ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक, तो ये है भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि आप वाष्प से जल प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ से भी जल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं यहाँ पे उष्मा का क्या रोल है। अब जल को अगर आपको वाष्प बनाना है तो आपको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा कि नहीं। तो अब ये समझिए, अगर आपको जल को वाष्प बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जल को 100 डिग्री तक गर्म करेंगे, मतलब 100 डिग्री पे पहले लाएंगे। जब 100 डिग्री पे पानी आ गया, अब इसके बाद ये अपनी फॉर्म चेंज करेगा। अब तो इसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए कितना उष्मा चाहिए, वो उसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। अर्थात 1 ग्राम पानी को अगर आपको वाष्प बनाना है तो उसको आप पहले 100 डिग्री तक ले जाएंगे, उसके बाद उसको आप 540 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से जब उसको उष्मा देंगे, तब वो जाके अपनी फॉर्म को चेंज करके वेपर बनेगा, ठीक।
तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको बर्फ के बारे में। 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ये क्या हो गई, वाष्पन की गुप्त उष्मा। पहले 100 डिग्री पे ले जाएंगे। अच्छा, 100 डिग्री के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। ठीक है, m होता है मास, s होता है लिक्विड की या किसी भी पदार्थ की क्या कहते हैं उसे, विशिष्ट उष्मा, और डेल्टा T कितने टेम्परेचर पे ले जाना है। तो मान लीजिए अगर 1 ग्राम है तो 1 डाल दीजिए, जल है तो 1 होगा, जल की विशिष्ट उष्मा 1 होती है, और डेल्टा T 0 से 100। अगर 1 ग्राम का तापमान 100 डिग्री तक ले जाना है तो आपको उसको कितना देना पड़ेगा, 100 कैलोरी आप दे दोगे तो 100 डिग्री तक पहुंचेगा। ठीक, और फिर उसको आप जब 540 कैलोरी दोगे तब वो वाष्प में बदलेगा। तो ऐसे चीजें परिवर्तित होती है, पहले आप उसको गर्म करके 100 तक ले जाते हैं, फिर उसको जब एनर्जी देते हैं तब फिर टेम्परेचर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा जल का, फिर ये सीधा अपने आप को अपना फॉर्म चेंज कर देगी, लिक्विड से वेपर में बदल जाएगी। अच्छा, इसका एक आपको रीजन बताता हूं। कभी आपने देखा होगा, आप 100 डिग्री पानी हो और रोटी जो गर्म बनाते हैं और उसके अंदर जो भाप होता है, आप उससे जलने में आता है, क्वेश्चन भी आता है, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप भाप से जब जलते हैं ना, वो ज्यादा तेज जलन पैदा करता है अपेक्षाकृत उसी तापमान के पानी से। क्यों? क्योंकि उसमें होता यही है कि जब पानी का तापमान 100 डिग्री है तो वो कितना ऊर्जा देगा, केवल जल से 100 डिग्री बनने में जो ऊर्जा वो पाया वही देगा आपको। लेकिन जब वाष्प आपको जलाएगा ना तो यहां तक वाला तो देगा ही देगा, ये जो 540 कैलोरी एक्स्ट्रा लिया है ना ये भी देगा। इसीलिए भाप ज्यादा तेज जलाती है अपेक्षाकृत पानी के, जबकि तापमान दोनों का समान हो। अगर कोई कहे कि जल 100 डिग्री पे उबलता हुआ जल और 100 डिग्री का जल से बना भाप, दोनों अगर मनुष्य के शरीर के टच में आएंगे तो ज्यादा बर्न कौन करेगा, तो भाप करेगा, क्योंकि भाप अपने वाष्पन की गुप्त उष्मा एक्स्ट्रा देता है और यही एक्स्ट्रा टेम्परेचर पैदा करती है जल की अपेक्षा। ठीक, तो ये हो गई हमारी वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो क्या कर, गुप्त उष्मा क्या है, अब ये अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। इसीलिए आप देखिए, कभी आप रोटी खाते समय रोटी पूरी फूली हुई हो, जैसे आप टच करते हैं रोटी में से भाप निकलता है, बहुत तेजी के साथ जलाता है, बहुत तेजी के साथ जलाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो लेटेंट हीट है वो 540 कैलोरी एक्स्ट्रा मिलती है। अब बर्फ की बारी आई। बर्फ को क्या करते हैं, सबसे पहले जल को लिया और इसको 0 डिग्री तक पहले ठंडा किया। अब इसके आगे मैंने इसमें से एनर्जी निकालेंगे तो वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से बर्फ और वाष्प की अवस्थाएं आपस में परिवर्तित होती हैं जल के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भाप से अधिक जलता है पानी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि वाष्पन की गुप्त उष्मा वहां कार्य कर रही होती है। ठीक है, जो कि 540 कैलोरी होती है। और बर्फ के बारे में आपको बता दूं कि बर्फ का जो गलन की गुप्त उष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। मान लीजिए कहीं पूछ ले प्रति ग्राम, 1-2 बार आया भी हुआ है, तो यह पता रहना चाहिए आपको कि गलन की गुप्त उष्मा जो है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, और वाष्पन की जो गुप्त उष्मा होती है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो कितनी होती है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे। अच्छा, एक चीज ये तो हो गया कि हम गर्म करते हैं पानी को, ये पानी पहले 100 डिग्री पहुंचा फिर भाप में बदला। कुछ चीज ऐसी होती है ना जिसको आप गर्म करोगे, अगर कोई सॉलिड चीज है, जैसे नॉर्मली गर्म करते हैं पहले वो लिक्विफाई होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो भाप बनता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को आप गर्म करोगे पहले पानी में कन्वर्ट होगा, फिर पानी से भाप में बदलेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गर्म करने पे सीधे भाप में बदलती हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे गर्म करने पर भाप में बदलती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ऊर्ध्वपातन क्या है, जब किसी भी ठोस को, ये ठोस है कोई, अगर गर्म करो इसको तो ये सीधे
वाष्प में बदल जाए तो ये क्या कहलाएगी प्रक्रिया? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, इसको आप नोट करिए। ऊर्ध्वपातन क्या प्रक्रिया है? कोई ठोस हो और उसको आप गर्म करें और सीधा वो वेपराइज हो जाए, सीधे वाष्प में बदल जाए, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, आप देखते हैं कपूर को जब आप जलाते हैं या गर्म करते हैं तो क्या होता है? कपूर लिक्विफाई नहीं होता, वो सीधा वाष्प में बदल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कपूर। ये सीधा कभी कोई क्वेश्चन दे देता है सीधा कि कौन सा ऊर्ध्वपातन विशेषता दिखाने वाला पदार्थ है, तो कपूर है। आयोडीन, ठीक है, ये ऐसे पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, सब्लिमेट हैं, ठीक है। कपूर है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये आप नाम याद रखिए, पेपर में सीधा ऐसे आएगा, नेफ्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे ही पूछता है, दे देगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है निम्नलिखित में जो सब्लिमेशन की प्रक्रिया से सब्लिमेशन की प्रक्रिया दिखाता है या विशेषता को धारण करता है। तो ये है कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक। ऊर्ध्वपातन हो गया। अच्छा, उष्मा का देखिए, जो अवशोषण या उष्मा का उत्सर्जन होता है वो एरिया पे बहुत डिपेंड करता है। जो उष्मा का उत्सर्जन होगा ना, उष्मा उत्सर्जन वो होता है प्रोपोर्शनल टू वस्तु का क्षेत्रफल। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं कैसे। जैसे आप ठंडी रहती है ना, तो ठंडी में पशुओं को देखो या किसी को भी देख लो, तो क्या करता है? अपने एरिया को सिकोड़ता है। या जानवर को देखोगे कि कुत्ता देखो तो वो घूम के बैठेगा पूरा, क्योंकि वो अपने एरिया को मिनिमम करता है। क्योंकि अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका, तो उसके बॉडी से एनर्जी ज्यादा निकलेगी, और ठंडी में एनर्जी की जरूरत है क्योंकि टेम्परेचर गिरा हुआ है। तो अपने टेम्परेचर को बचाए रखने क्या करता है? वो अपने एरिया को मिनिमम रखता है, ठीक। जैसे हमें ठंडी आती है तो हम कैसे करते हैं? हम सिकुड़ जाते हैं ऐसे, कहीं, क्योंकि हम अपने एरिया को कम करना चाह रहे हैं। क्योंकि ज्यादा एरिया होगा तो उत्सर्जन ज्यादा होगा और हमारा टेम्परेचर और गिरेगा फिर, ठीक। या आप देखिए, जैसे खाना आप निकालते हैं, गर्मा गर्म खाना निकालिए, तो क्या करते हैं? तुरंत फैलाते हैं उसको। क्यों फैलाते हैं? क्योंकि फैलाने से क्या होगा? एरिया उसका बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो उसका उत्सर्जन तेजी के साथ होगा और वो ठंडा हो जाएगा, तो आप खा पाएंगे जल्दी, ठीक। तो ये सब रीजन होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको इस उष्मा में मैं आपको बताऊंगा। एक होता है आपका क्वथन। क्वथन का मतलब क्या होता है? उबलना जो होता है, जिसको बोलते हैं बॉइलिंग। तो एक तो होता है क्वथन, एक होता है क्या? क्वथन, ठीक। एक होता है वाष्पन। देखो, जो क्वथन होता है, जल का जो क्वथन होता है या बॉइलिंग जिसको बोलते हैं, बॉइलिंग, और ये होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अब जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का जो क्वथनांक है, जल अगर अपने को भाप में बदलेगा तो कितने पे? 100 डिग्री पे। लेकिन इवेपोरेशन जो वाष्पन होता है वो कमरे के ताप पे भी होता है। वो कमरे के ताप पर भी होता है। वो क्या करता है? कमरे से ऊष्मा लेके अपने आप को, जो ऊपर के मॉलिक्यूल होते हैं वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखना, क्वथन अलग चीज है और वाष्पन अलग चीज है। क्वथनांक के नीचे ही आप क्वथन को, वाष्पन को लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं एक बार। अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर कोई लिक्विड अपना फॉर्म चेंज करके वाष्प, गैस में बदल जा रहा है, वाष्प में बदल जा रहा है, तो वो क्या है?
वाष्पन कहलाता है। और क्वथन क्या होता है? क्वथन होता है कि गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में जब परिवर्तित होता है तो क्वथन होता है। जैसे जल गर्म 100 डिग्री गर्म करो सीधा चला जाएगा भाप में। वाष्पन क्या होता है? कमरे के ताप पर या कह लीजिए बॉइलिंग क्वथनांक के नीचे, क्वथनांक के नीचे, क्वथनांक के नीचे ताप पर अगर जल का वाष्प में परिवर्तित होना, वाष्प में परिवर्तित जो होता है यही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जैसे आप कपड़ा घर में डाल दीजिए या छत पे सुखा दीजिए, आपको क्या लगता है कि तापमान क्या 100 डिग्री होता है जो पानी भाप बन जाता है? नहीं, वहां क्या होता है? वहां वाष्पन हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? वाष्पन हो रहा है। अच्छा, इस वाष्पन का आपको मैं यूज बता दूं। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये है कि आप मटका घर में लाते हैं कब? गर्मियों में ठंडा पानी करने के लिए लाते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें वाष्पन की प्रक्रिया होती है। क्यों? जैसे देखिए मटका है, ये मटका है। अब मटके पे क्या होता है? बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं इसमें। मटके पे आप देखिए बहुत छोटे छोटे महीन महीन छिद्र होते हैं उसमें। अब इसमें आपने पानी रख दिया, अब होगा क्या? मटके का जो पानी है, जो मटके का पानी है वो इन छिद्रों के द्वारा क्या जाएगा? सतह पे जाएगा। सतह पे केशिकात्व का जो नियम होता है, अगर बहुत महीन कोई नली बन रही है तो उसमें जल चढ़ जाता है ऊपर की तरफ पृष्ठ तनाव के कारण। तो क्या होगा? ये जल सतहों पे आएगा और क्या करेगा? ये जब सतह पे आएगा तो ये इसी मटके से क्या करेगा? उष्मा लेके खुद क्या कर लेगा? अपने को वाष्प में चेंज कर लेगा। तो अब उस उष्मा किससे ले रहा है? मटके से। तो अब मटके से और जब उष्मा निकलेगा तो ये जो अंदर पानी है उससे भी उष्मा निकलेगी। तो जब इससे उष्मा खींची जाएगी तो धीरे धीरे इसका तापमान क्या होगा? गिर जाएगा। तो ये हो जाएगा ठंडा। ठीक है। तो ठंडा कैसे होता है? बड़ी संख्या में बहुत सारे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से रिस कर पानी वाष्पित होता है और वाष्पन के लिए गुप्त उष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त करता है। बर्तन से तो प्राप्त करता ही करता है और जल से भी प्राप्त करता है। बर्तन प्लस जल से उष्मा लेता है और खुद को भाप में परिवर्तित कर देता है। ठीक। और ये फिर क्या? जब उष्मा निकल जाएगी तो वस्तु का तापमान क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। टेम्परेचर गिर जाता है और इसी के साथ पानी ठंडा हो जाता है। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे पानी ठंडा करता है मटका। तो आपने ये समझा। ऐसे ही देखिए, जैसे हम सूती कपड़ा हम गर्मी में प्रेफर करते हैं। क्यों? देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सूती कपड़ा हम पहनते हैं। अब सूती कपड़े में क्या होता है? पसीने को सोखने की क्षमता होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति हुआ, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति हो गए भाई साहब, अब इन्होंने सूती कपड़ा डाल रखा अपने शरीर पे। ठीक है। अब गर्मी हुई, पसीना हुआ, गर्मी में पसीना निकलेगा अपने बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। अब क्या होगा? अब ये पसीना जाएगा आपके कपड़े पे और कपड़ा इसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्ब कपड़ा क्या करता है? यहां होती है वाष्पन की घटना। अब जो जल है वो आपके शरीर से ऊर्जा लेके क्या करेगा? इस पसीने को भाप में बदलेगा। क्योंकि पसीना आप कुल कह लीजिए लेकिन है तो पानी। तो जब ये आपके शरीर से भाप लेगा तो वो क्या हो जाएगा? हल्का हल्का ठंडा महसूस करेगा। ठीक। तो इस प्रकार से वाष्पन की जो प्रक्रिया काम करती है आपके मटके पर, आपके शरीर पर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने करीब करीब जो हमारा उष्मा का चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए।
तो आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, फटाफट इसे क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपके ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किस पे, अब देखिए क्या है, यूपीपीसीएस 2001 का क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो उष्मा के कुचालक होते हैं। तो देखिए ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ठंडी में हम कैसा वस्त्र पहनते हैं? ठंडी में हम क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र हमें क्यों हमें ठंडी से बचाते हैं? तो इसमें इसका ये जब कारण दे रहा है क्योंकि वो विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऊनी वस्त्र आप कुछ भी कितने महंगे से महंगा पहन लीजिए, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बहुत प्रोटीन का बना इसलिए आपको गर्म करेगा, नहीं। ऊनी वस्त्र में देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आप ऊनी वस्त्र अपने शरीर पर डालते हैं ना, तो ऊनी वस्त्र में क्या होता है, गैप बहुत सारा होता है। देखिए उसमें तो ऊनी वस्त्र में काफी सारा गैप आपको दिखेगा, उसमें काफी एयर उसमें फिल हो जाती है, और एयर जो होता है वो उष्मा का कुचालक होता है। अब ये क्या करेगा, आपकी उष्मा को बचा के रखेगा, इसलिए अब ठंड आपको कम लगेगी। क्यों? आपकी उष्मा प्रवाहित नहीं हो रही है बाहर, क्योंकि बीच में एयर आ रही है। ठीक, तो प्रोटीन के कारण नहीं होता है, उसका कारण होता है हवा के कारण। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसको हम फ्रीजर में डाल दें और बिल्कुल चिल्ड कर दें, एकदम ठंडा कर दें, बर्फ बन जाए, तो बताते हैं कि वो बर्फ टूट जाता, वो बोतल टूट जाती है। क्यों? अगर पूरा एकदम भर के हम जमाएं, क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होता है, जो बर्फ का जो आयतन होता है ना, वो पानी के आयतन से ज्यादा होता है, पानी के आयतन से ज्यादा होता है। बर्फ का जो आयतन होता है वो पानी के आयतन से ज्यादा होता है। आप अच्छा आपने देखा होगा नॉर्मली आप बर्फ का टुकड़ा पानी में डालिए, तैरता है कि नहीं? तैरता है, अर्थात जो चीज तैरती है उसका घनत्व हमेशा कम होता है, ध्यान रखना। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो लिक्विड में, अगर कोई लिक्विड है और उससे ज्यादा घनत्व वाली चीज आ गई तो वो नीचे चली जाएगी, जैसे पानी में लोहा डूब जाता है अगर एकदम डेंसिटी के साथ बनाया हो, यान की तरह नहीं हो। और अगर बर्फ है तो बर्फ क्या होगा, बर्फ पानी में तैरता है, आपने देखा होगा कि पानी ले लीजिए उसमें बर्फ का टुकड़ा डालिए तो तैरेगा कुछ देर तक। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, और घनत्व कम होता है इसका अर्थात आयतन ज्यादा होता है। तो आयतन ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, जब आप पानी के फॉर्म में बोतल में पानी भर दिए, उसको डाल दिए फ्रीजर में, अब जब बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, लेकिन जगह है नहीं। जब जगह नहीं है तो बोतल में जब आयतन बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो बोतल को ब्रेक कर देगा। तो ये जो टूटता है उसका रीजन यही होता है कि बर्फ का आयतन पानी जमने पर फैलने लगता है। ठीक है, पानी जमने पर फैलने लगता है। अच्छा, एक चीज जल के बारे में आपको बता दूं, जल के बारे में एक चीज और जानिएगा आप कि जल को जब हम, एक मिनट, जल को जो हम गर्म करते हैं ना, जल को अगर मान लो 0 डिग्री पे है, जल अगर 0 डिग्री पे है, अगर इसको हम गर्म करेंगे ना तो याद रखना कि 0 से जब 4 डिग्री पे जाएगा ना तो यहाँ पे घनत्व अधिकतम होता है। तो पहले घनत्व यहां से यहां के बीच में घनत्व बढ़ता है, ये प्रकृति देखी गई है जल की। तो इसके बाद घनत्व घटता है। ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री के बीच में जल का घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, और उसके बाद घनत्व इसका 4 डिग्री के बाद घनत्व घटता है।
ठीक है। 4 डिग्री के बाद जल का घनत्व घटता है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, जब पानी को गर्म किया जाता है 0 से 10 डिग्री, इसको लिख लीजिए, 0 से 4 डिग्री के बीच में जब हम गर्म करते हैं तो बढ़ता है क्या, घनत्व। याद रख लेना, क्या, घनत्व। और घनत्व बढ़ेगा इसका मतलब आयतन घटेगा, आयतन घटेगा। और 4 डिग्री के बाद, 4 डिग्री के बाद घनत्व बढ़ता है, घटता है, अर्थात आयतन बढ़ेगा। इसको आप बना लीजिए। ये जल की स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, ये जल की स्पेशल क्वालिटी होती है कि जल को जब आप 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, पहले बढ़ती है। और लिक्विड में क्या होगा, जैसे आप गर्म करेंगे उसकी डेंसिटी घटेगी। बट 4 डिग्री पे जल की क्वालिटी ये होती है कि उसका घनत्व घटता है, लेकिन जब 4 डिग्री से आगे ले जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। ये ऐसा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, आईएएस के प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है जब पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया था तो इसका आयतन क्या होगा। क्या कह रहा है, 0 से 10, क्या कह रहा है, 0 से 10 कह रहा है 0 से 10 डिग्री के बीच में गर्म जब किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि 0 से 4 के बीच में क्या होता है, बढ़ता है, और 4 के बाद घटता है। घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो पहले क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा और फिर घटेगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पहले क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्रकृति होती है जल की। 0 से 4 डिग्री करने पे घनत्व तो बढ़ता है, आयतन घटता है, और 4 डिग्री के बाद आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पानी की एक क्वालिटी होती है कि पानी में अगर आप अशुद्धि मिला दें या किसी लिक्विड में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, किसी लिक्विड में अगर आप अशुद्धि मिला दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, जब किसी द्रव में या जल में अशुद्धि जैसे कि नमक, चीनी आदि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जैसे आप मिलाएंगे उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात अगर आपको क्वथनांक बढ़ने का मतलब है कि अब 100 डिग्री गर्म तो अब 100 पे नहीं होगा, अब ज्यादा पे गर्म होगा। ठीक है, अब 110 भी जा सकता है, 115 भी जा सकता है, और उसकी अशुद्धि पे मैटर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, और जब क्वथनांक बढ़ेगा तो क्या होगा, खाना जल्दी पकेगा। अच्छा, क्वथनांक से एक कॉन्सेप्ट और है, क्वथनांक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है कि जब क्वथनांक का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। क्वथनांक का कॉन्सेप्ट ये होता है, आपने इसको नोट कर लिया, द्रव या जल में शुद्धि। क्वथनांक का कॉन्सेप्ट ये होता है, एक चल नहीं रहा है, क्वथनांक का एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जो क्वथनांक प्रक्रिया होती है ना, क्वथनांक जो होता है
वो वायुमंडलीय दाब, अगर वायुमंडलीय दाब घटेगा ठीक है, वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाता है, क्योंकि क्वथनांक की परिभाषा में यह है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर नियत रहने पर या बराबर होने पर 100 डिग्री पर जो उबाल आता है, जो उबलता है, वही क्वथनांक है। ठीक है, 100 डिग्री पर, तो वो क्वथनांक की प्रक्रिया है जब उबलने लगता है। तो वायुमंडलीय दाब, अगर देखिए जैसे आप ऊपर जाओगे वायुमंडलीय दाब जाओगे तो ऊपर घटेगा, तो वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्वथनांक क्या होगा, घटेगा, अर्थात पानी पहले उबल जाएगा, अब पकने का मौका नहीं मिलेगा पानी। तो अब इससे क्या होगा, जैसे आप पर्वतों पर जाते हैं, जब आप पर्वतों पे जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और वहां क्या होता है, जब आप पकाएंगे खाना ना, तो वो खाना पकेगा नहीं अच्छे से। आप प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे पक जाता है, देखिए ये रहा आपका प्रेशर कुकर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप उसको बंद कर देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक प्रेशर बना देता है ये। अब क्या हो गया, वहां जो वायुमंडलीय दाब था वो क्या हो गया, ज्यादा। अब वायुमंडलीय ज्यादा हो गया तो दाब ज्यादा हो गया, तो क्वथनांक क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट था उसका क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो फिर खाना जल्दी पकेगा। इसीलिए प्रेशर कुकर में आप देखिए, अब वही दाल आप पतीले में बना लीजिए और वही दाल आप प्रेशर कुकर बनाइए, प्रेशर कुकर जल्दी बनाता है। क्यों, क्योंकि जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब वो ज्यादा हो जाता है, नेट वायुमंडलीय दाब, और क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने से खाना जल्दी पकता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका। जब भी अशुद्धि मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, अर्थात ये खाना जल्दी पकाएगा फिर। और जब क्वथनांक घटेगा तो खाना देर से पकेगा। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसीलिए क्या होता है, जब हम पहाड़ों पे आते हैं तो खाना देर से पकता है। ठीक, अच्छा, हमने 0 केल्विन वाली बात बताई थी आपको। न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है, 0 केल्विन। जो न्यूनतम संभव तापमान है, न्यूनतम तापमान कितना होता है, संभव तापमान 0 केल्विन। इसे परम शून्य ताप भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप, अर्थात इससे नीचे कोई तापमान संभव नहीं है। और अगर C के फॉर्म में देखें तो K इज इक्वल टू C प्लस 273, और K को 0 कर दो तो C इज इक्वल टू माइनस 273 सेंटीग्रेड। इससे नीचे तापमान संभव नहीं है सेल्सियस में, केल्विन में 0 से नीचे तापमान संभव नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मानव शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 0 डिग्री में कितना होगा, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान कितना होगा। तो आप कुछ नहीं करना है इसमें, ये हो गया। आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूं। C/5 C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अब यहाँ पे आप क्या डाल दिए, 98.4 डिग्री, यहाँ से आपकी C की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, ये होती है 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में होती है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में होती है 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आप देखिए,
क्वेश्चन का क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको मैं समझा देता हूँ। कह रहा है पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है। पसीना क्यों होता है हमारी बॉडी में? पसीना इसीलिए होता है जैसे कि हमारी बॉडी जब गर्म होती है तो हमारा जो नेचुरल हमारा जो बॉडी सेटअप है वो क्या करता है, अपने अंदर से लिक्विड रिलीज करता है पसीने के रूप में। तो जल आएगा तो क्या होगा, उसकी उष्मा ज्यादा होती है तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरा देगा, क्योंकि जब उष्मा ज्यादा रहेगी तो पसीना उसको लेगा और खुद को वेपराइज कर देगा, तो हमारे बॉडी का तापमान गिरेगा। इसलिए हमारी बॉडी पसीना निकालती है गर्मी में। अगर वो नहीं निकाले ना तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा। और चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है एक फिक्स तापमान के लिए है, कि उससे 1-2 डिग्री ऊपर नीचे गया तो मामला, देखिए आपका शरीर का तापमान कितना होता है 98.4 डिग्री। जहां 100 पे आता है तुरंत बुखार छा जाता है कि 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। तो वहां इसीलिए है कि हमारी बॉडी पसीना निकालती है जिससे कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी बॉडी पसीने का यूज करके अपने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है। हीट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लगभग समझा दिया है। जब अगली क्लास में हम मिलेंगे फिजिक्स की क्लास में, तब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। हालांकि आपके जितने कॉन्सेप्ट है आप इसको रिवाइज करके जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस प्रकार से हम आज की क्लास को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।